हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे शेरनी का बलिदान का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई, महाराज दुहाई है दुहाई। मैं गरीब आदमी हूँ, अगर यह बाग उजड़ गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। चंद्रमोहन ने बूढ़े माली को एक लात मारी। अबे बूढ़े, तेरे बच्चे मरते हैं तो मरने दे, मेरी जान क्यों खा रहा है? मुझे यह मीठे मीठे आम खाने दे। ओह ओह, कितने दयालु और प्रजा के शुभचिंतक राजा के घर में यह दुष्ट कैसे पैदा हो गया? आखिर कभी तो इसके पापों का घड़ा भरेगा ही। हा 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 हा। चंद्रमोहन व उसके मित्र ठहाके लगाते हुए वहां से चले गए। बूढ़े माली ने राजमहल पहुंचकर महारानी के समक्ष फरियाद की तो, बाबा, हम अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। चंद्रलेखा, बाबा को कोषाध्यक्ष से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दो। थोड़ी देर बाद चंद्रमोहन महल में लौटा तो, चंद्रमोहन, आज तुमने फिर शरारत की। आखिर क्या बिगाड़ा था तुम्हारा उस बूढ़े माली ने? माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी और बाग के आम बहुत मीठे थे, सो मैंने कुछ आम। चुप करो और याद रखो, भविष्य में तुम्हारी कोई गलती क्षमा नहीं की जाएगी। कौशलपुर की सीमा पर भद्रवन में एक प्राचीन मंदिर था। रानी चंद्रामणि प्रत्येक वर्ष रामनवमी के दिन उस मंदिर में पूजा के लिए जाती थी। हमेशा की तरह इस बार भी चंद्रमोहन के साथ रानी मंदिर में पहुंची। माँ, तुम मंदिर में जाकर पूजा करो, मैं तब तक इस जंगल में घूम आता हूँ, लेकिन जल्दी लौट आना। जंगल में घूमते हुए चंद्रमोहन सन्यासी की कुटिया के पास पहुंचा। अरे, यह एक ही वृक्ष पर आम और अनार दोनों फल एक साथ, यह कैसा चमत्कार है? खैर, हमें तो आम खाने से मतलब है। पेड़ गिनने वाले गिनेंगे। शक्ति सिंह, जीत सिंह, जल्दी से इस पेड़ पर चढ़ जाओ और हमारे लिए आम व अनार तोड़कर लाओ। अभी लाते हैं हुजूर। दोनों पेड़ पर चढ़कर आम और अनार तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। तभी सन्यासी कुटिया से बाहर आया। बेटे, फल खाने के लिए होते हैं, खूब खाओ, लेकिन इस तरह नष्ट नहीं करो। तुम हमें रोकने वाले कौन होते हो? तुम जानते नहीं, हम यहाँ के राजा कुमार हैं। हम चाहे तो फल के साथ साथ तुम्हारी कुटिया भी तोड़कर फेंक दें। राजा प्रजा की रक्षा के लिए होता है और तुम प्रजा के दुख दे रहे हो। ऐसी हरकत तो कोई दुष्ट ही कर सकता है। सन्यासी, तूने मुझे दुष्ट कहा, हम तुझे दंड देंगे। सैनिकों, इस धूर्त की कुटिया नष्ट कर दो। तभी सैनिक आगे बढ़े ही थे कि, ठहरो, अगर कोई भी कुटिया की तरफ बढ़ा तो शेरू उसे जीवित नहीं छोड़ेगा। अचानक चंद्रमोहन ने शेरू पर भाले से प्रहार किया, लेकिन शेरू ने झुककर वार बचाया और झपटकर घोड़े की लगाम पकड़ ली। फिर अपने लगाम को एक जोरदार झटका दिया। फलस्वरूप चंद्रमोहन घोड़े से नीचे आ गिरा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। और सैनिक ने शेरू को रस्सियों से बांध लिया। इस जंगली को हम सजा देंगे ताकि फिर कभी राजा के सामने सिर उठाने की गुस्ताखी ना करे। फिर चंद्रमोहन ने शेरू पर कोड़े बरसाने शुरू कर दिए। उधर मंदिर में पूजा करती रानी चंद्रमणि को अपने शरीर पर कोड़ों की चुभन होने लगी। ओह ओह, ऐसा लगता है कोई हमें कोड़े से पीट रहा है। ओह, वह जल्दी से रथ के समीप पहुंची। सारथी, लगता है चंद्रमोहन पर कोई विपत्ति आई है, जल्दी से हमें उसके पास ले चलो। रथ तेजी से जंगल के भीतर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर बाद रानी सन्यासी के कुटिया पर पहुंच गई। चंद्रमोहन, तुम इस लड़के को क्यों मार रहे हो? छोड़ दो इसे। नहीं रानी माँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझ पर हाथ उठाया है, मैं इसके हाथ काट दूंगा। नहीं, उसे छोड़ दो, यह हमारा आदेश है। रानी माँ, राजपुरुषों पर हाथ उठाने का मतलब बगावत होता है और बगावत करने वालों को सिर्फ मौत की सजा दी जाती है। तुम मुझे क्या सजा दोगे राजकुमार? सजा तो अब मैं तुम्हें दूंगा। कहने के साथ ही शेरू अपने मुंह से एक विचित्र सी आवाज़ निकालने लगा और देखते ही देखते बहुत से शेर चीते सैनिकों पर टूट पड़े। ओ, जब एक शेर चंद्रमोहन पर झपटने लगा तो वह दौड़कर शेरू के कदमों में गिर पड़ा। बचा बचा, मुझे बचा लो भाई। शेरू ने एक विशेष संकेत किया। परिणाम स्वरूप सभी शेर चीते शांत हो गए। तभी महारानी
चंद्रमणि शेरू के पास आई। तुम बहुत बहादुर हो बेटे, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो? प्रणाम रानी माँ, मैं इसी जंगल में रहता हूँ, जंगल के सभी जीव मेरे साथी हैं। बेटे, तुम्हें देखकर ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि तुम हमारे ही शरीर के टुकड़े हो। रानी माँ, हम आपकी प्रजा हैं और प्रजा राजा रानी के बच्चे के समान ही होते हैं। लो, यह हार रख लो। तुम कभी भी महल में हमसे मिलने आ सकते हो। आने दो इसे, महल में इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद रानी का रथ सैनिकों की सुरक्षा में नगर की तरफ बढ़ गया। रानी के जाने के बाद शेरू अभी पलटा ही था कि आई, ओह, यह तो किसी नारी की चीख है। शेरू से कुछ ही दूर पर राजकुमारी सी दिखने वाली लड़की शेरों के बीच घिरी हुई थी। ओह, बचाओ बचाओ! शेरों से बचने के लिए वह पैदल ही एक तरफ भागने लगी। बचाओ बचाओ! और अगले ही पल वह शेरू के बाहों में थी। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहती, बचाओ! कौन हो तुम? तुम ना होते तो यह सिंह जीव हमें आज जीवित ना छोड़ते। मैं शेरू हूँ। आप इस जंगल में अकेली क्या कर रही थी? मैं सारंगपुर की राजकुमारी सुरेखा हूँ, जंगल में शिकार के लिए आई थी। मेरी सखियाँ मुझसे बिछुड़ गई। राजकुमारी जी, इन निर्दोष जानवरों को मारना क्या शक्तिशाली मनुष्य को शोभा देता है? इन जानवरों को प्यार करके देखो, यह आपके दास बन जाएंगे। शायद तुम ठीक कहते हो शेरू, लेकिन हम अपने नगर में कैसे जाएंगे? हमारे घोड़े को तो शेर ने मार डाला है। मैं आपको नगर में छोड़े आता हूँ, लेकिन कसम खाओ कि फिर किसी जानवर का शिकार नहीं करोगी। नहीं, हम किसी जानवर का शिकार नहीं करेंगे। तभी शेरू ने आवाज़ देकर एक हाथी को बुलवाया। शेरू सुरेखा को लेकर नगर की सीमा पर पहुंचा। सुनो शेरू, पूर्णिमा को नगर में एक प्रतियोगिता होगी। उस प्रतियोगिता में जो विजयी होगा, मेरे पिताजी उसी के साथ मेरा विवाह करेंगे। तुम उस प्रतियोगिता में आओगे ना शेरू? अवश्य आऊँगा। सुरेखा को वही छोड़कर शेरू वापस चल गया। और एक दिन कैलाशपुर के निवासियों ने एक विचित्र सा दृश्य देखा। एक नवयुवक सिंह पर बैठा हुआ चला जा रहा था। हे भगवान, यह कोई साधारण पुरुष नहीं लगता। लोग कौतूहल से उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत उसके समक्ष जाने की नहीं हो रही थी। देखो तो कितनी निम्रता से सिंह पर सवार बढ़ा जा रहा है। अरे ऐसे पुरुष को तो हमारा राजा होना चाहिए। वह नवयुवक कोई और नहीं, स्वयं शेरू ही था, जो राजमाता से मिलने राजमहल की तरफ जा रहा था। और जब शेरू महल के मुख्य द्वार पर पहुंचा, आया राम, मैं सपना तो नहीं देख रहा। गया राम, भागो, मुझे तो यह कोई जादूगर लगता है, कहीं यह हमें जादू से बंदर ना बना दे। और दोनों द्वारपाल सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए। शेरू बेधड़क मुख्य द्वार से प्रविष्ट होता हुआ महल के प्रांगण में आ गया। कितनी ममतामयी है रानी माँ का। उनकी ममता के जादूवश ही मैं आज बाबा को मना करने पर भी महल में आ गया। तभी दो भाले सनसनाते हुए आकर उसके आगे पीछे जमीन में गड़ गए। किले की प्राचीर पर ही कुछ सैनिकों के साथ चंद्रमोहन खड़ा था। सैनिकों, टूट पड़ो, बगावत करने वाले जीवित नहीं रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि कोई सैनिक हरकत में आता, शेरू ने जमीन में गड़े भाले निकाले और प्राचीर पर खड़े दो सैनिकों पर चला दिए। बाकी सभी सैनिक अपनी तलवारें निकालकर शेरू पर झपट पड़े। शेरू सिंह से उतरा और निहत्थे ही सैनिकों से भिड़ गया। उसने पहले ही वार में एक सैनिक की तलवार छीन ली और फिर राजमहल के प्रांगण में शेरू की तलवारबाजी की तलवार बिजली की तरह चमकने लगी। और चंद्र ही क्षण बाद वह मुझे भागकर अपनी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन वह भाग ना सका। सामने ही रानी चंद्रमणि खड़ी थी। शेरू ने रानी माँ को देखा तो नीचे से ही प्राचीर की तरफ छलांग लगा दी और अगले ही पल, प्रणाम रानी माँ, आपके प्यार भरे आग्रह ने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन यहाँ ऐसे स्वागत की उम्मीद ना थी मुझे। चंद्रमोहन, क्या अतिथियों से ऐसा व्यवहार किया जाता है? शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। क्षमा मांगो शेरू से।
चंद्रमोहन क्रोध से अधिकता से पागल सा हो उठा। वह बिना क्षमा मांगे ही वहां से चल गया। बेटे, हम चंद्रमोहन के कृतार्थ पर शर्मिंदा हैं। आओ भीतर चलें। नहीं रानी माँ, अब मैं चलता हूँ। बाबा मेरी राह देखते होंगे। महारानी के कक्ष से निकला चंद्रमोहन सेनापति के पास गया। सेनापति जी, कभी कभी ना जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि रानी माँ मेरी माँ नहीं, कोई सौतेली माँ है। आज फिर उस जंगली के लिए मेरा अपमान कर दिया। हम उस अपमान का बदला रानी से अवश्य लेंगे। बेटे बेटे, सेनापति जी, तुमने मुझे बेटा कहा। हाँ बेटे, हमें हालात ने इतना विवश कर दिया था कि हम इस रहस्य को आज तक छिपाए रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि हम तुम्हें सब कुछ बता दें। सब कुछ क्या सेनापति जी? सेनापति ने चंद्रमोहन को सारी कहानी सुना दी। सच पिताजी, हम इस राज्य के राजा हैं। मैं रानी को अपने अपमान की सजा दूंगा। उसे बंदी बनाकर कारागार में आज ही डलवा दूंगा। नहीं बेटे, जल्दबाजी में हमें कोई कार्य नहीं करना। फिलहाल तुम सारंगपुर जाने की तैयारी करो। कल वहाँ राजकुमारी सुरेखा की स्वयंवर है। पिताजी, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ और राजकुमारी सुरेखा को लेकर ही लौटूंगा। और अगले दिन सारंगपुर के विशाल मैदान में दूर दूर से राजा महाराज आए हुए थे। सारंगपुर के राजा माधव सिंह ने घोषणा की, आमंत्रित महानुभाव, इस प्रतियोगिता में जो भी विजयी होगा उसी के साथ राजकुमारी सुरेखा का विवाह किया जाएगा। फिर प्रतियोगिता शुरू हो गई। चंद्रमोहन बुरी तरह पराजित हुआ। शेरू, जिसे राजकुमारी ने सवै आमंत्रित किया था अब तक हर प्रतियोगिता में सफल रहा था। अंत में राजा माधव सिंह ने घोषणा की, जो नवयुवक सभी प्रतियोगिताओं में विजयी रहा उसका नाम है शेरू। मैं शेरू से सुरेखा का विवाह करने की घोषणा करता हूँ। सुरेखा बेटी, आओ और इस पराक्रमी युवक के गले में वरमाला डाल दो। मैं भी देखता हूँ राजकुमारी का विवाह इस जंगली से कैसे होता है। तभी सुरेखा शेरू के गले में जयमाला डाल ही रही थी कि भागो भागो, पकड़ो, मारो मारो। इससे पहले कि शेरू कुछ समझ पाता, घुड़सवार ने आकर सुरेखा को उठा लिया। शेरू ने फुर्ती से अपने तलवार निकाल ली, लेकिन तभी एक सैनिक ने पीछे से शेरू के गले में फंदा डाल दिया और उसे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। और जब सब कुछ सामान्य हुआ तो महाराज, हमारे गुप्तचरों ने पता लगाया है कि राजकुमारी को कौशलपुर का राजकुमार चंद्रमोहन ले गया है और वो नवयुवक शेरू मैदान से बाहर अचेत अवस्था में मिला है। मंत्री जी, कौशलपुर पर आक्रमण की तैयारी करो। हम अपनी बेटी को छुड़वा कर लाएंगे। महाराज, ऐसा करना आत्महत्या करने के बराबर होगा। भला हमारी मुट्ठी भर सेना कौशलपुर की विशाल सेना के सामने कितनी देर टिक पाएगी? तभी शेरू ने वहां प्रवेश किया। महाराज, आप फिक्र ना कीजिए, मैं कौशलपुर जा रहा हूं और राजकुमारी को लेकर ही लौटूंगा। उधर चंद्रमोहन राजकुमारी को लेकर कौशलपुर के राजमहल में पहुंचा। सुरेखा, हम तुम्हें कौशलपुर की रानी बनाएंगे। तुम प्रतियोगिता में नहीं जीत सके थे, इस तरह धोखे से उठा लाए नहीं। मैं तुम जैसे धोखेबाज कायर पुरुषों से कभी विवाह नहीं करूंगी। तुम्हें हमारी रानी बनना ही होगा। हम तुमसे जबरदस्ती विवाह करेंगे, नहीं तो तुम्हें दासी बना कर रखेंगे। तभी महाराज की जय हो। महाराज, शेरू ने जंगली जानवरों के साथ महल पर आक्रमण कर दिया है। तुरंत महल के दरवाजे को बंद कर दिया जाए। महल के ऊपर से उन पर तीरों से आक्रमण करो, शीघ्र ही। साथियों, अब समय आ गया है कि शत्रुओं के अत्याचारों को नष्ट कर दें। गजराजों, सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ो, महल के दरवाजे को तोड़ दो। शीघ्र ही हाथी महल के मुख्य द्वार पर चोट करने लगे। दरवाजा टूटते ही सभी जानवरों सहित शेरू महल में अप्रविष्ट हो गया। कुछ ही देर के बाद शेरू चंद्रमोहन के सामने था। उसने तलवार के एक ही वार से चंद्रमोहन का अंत कर दिया। सेनापति ने चंद्रमोहन को मरते देखा, अपना भाला शेरू पर फेंक दिया, लेकिन तभी एक शेरनी ने शेरू की तरफ छलांग लगा दी। भाला शेरनी की गर्दन में लगा। यह
यह वही शेरनी थी जिसने शेरू को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। और ठीक उसी समय एक हथनी ने सेनापति को सूंड में उठाकर जमीन पर पटक कर जान से मार दिया। शेरू दौड़कर शेरनी के पास पहुंचा, तभी वहां जंगल वाले सन्यासी बाबा भी आ गए। शेरू, एक दिन इसी शेरनी ने तुम्हारे निर्दोष पिता राजा चंद्रवीर को मारा था, और आज इस अभागी ने तुम्हें बचाकर अनजाने में ही हुए उस अपराध का प्रायश्चित कर दिया है। तभी चंद्रमणि ने जब सन्यासी की बात सुनी तो शेरू मेरे बच्चे माँ। उसके बाद शेरू ने राजकुमारी सुरेखा से विवाह किया और कौशलपुर का शासन संभाल लिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है। मिलते हैं फिर ऐसे किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।